गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अब इस चैप्टर में जो कुछ लेफ्ट टॉपिक बचे हुए थे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज से। इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज रीस्ट्रक्चर्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1858। दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ प्लंडरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अभी तक क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिया के जो रिसोर्स थे उसको एक्सप्लॉइट करना चालू किया था, केवल प्लंडरिंग हो रही थी। अब क्या होगा, इसमें टैक्सेज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में टैक्सेज एबॉलिश कर दिए गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एबॉलिश द टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड अलाउड फ्री ट्रेड इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट करने के लिए टैक्सेज इंपोज कर दिए गए। मीन्स अगर आपको इंडिया से कोई चीज़ बाहर लेके जानी है तो आपको टैक्स पे करना होगा, लेकिन इंडिया में कोई चीज आता है और ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए टैक्स फ्री रहेगा। That later allowed for foreign companies to India, and this had a disastrous effect on Indian industries. इसके बाद जो फॉरेन कंपनीज थी वो इंडिया आती हैं और इंडियन इंडस्ट्रीज में ये बहुत बड़ा चेंज था, बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। द इंडियन इंडस्ट्रीज वर द विक्टिम्स ऑफ दिस पॉलिसी। इंडियन इंडस्ट्रीज इस पॉलिसी की विक्टिम्स थी। The financial policy of British government was to protect and fulfill the interest of England। और ये जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ये क्या थी, ये इंग्लैंड के इंटरेस्ट और उसको फुलफिल प्रोटेक्ट करने के लिए थी। According to the new economic policy, the India was divided between the central and provincial governments. Indian farmers were also divided into two categories of land revenue payers and tenures by adopting policy of levying land tax, and tenures classes were created। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है तो इंडिया को दो भागों में बांट दिया गया, एक सेंट्रल और एक प्रोविंस भाग जो था उसके रूप में बांटा गया। इसके बाद जो इंडियन फार्मर्स थे इनको भी दो कैटेगरीज में बांट दिया गया, एक लैंड रेवेन्यू पेयर्स के रूप में, एक टेनर्स के रूप में। This policy was a boon for the money lenders as they prospered, as the pitiful condition of villagers and laborers whose lives became more miserable day by day. The laborers worked for hours for little amount। यहाँ पे क्या हुआ, जो मनी लेंडर्स थे इनको थोड़ा सा क्या हुआ, अच्छी कंडीशन मिलने लगी। इस लॉ से क्या हुआ, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला। कैसा था, जो लेबर हुआ करते थे, लेबर थोड़े से पैसे के लिए पूरा पूरा दिन काम करते थे, या हम ऐसा बोलें कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और कुछ ही अमाउंट उनको पे किया जाता था। द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्लीटली हाल्टेड द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी इंडिया की, इसने पूरी तरह से हेल्ड कर दिया था इंडिया की प्रोग्रेस को। सिविल सर्विस हैड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो सिविल सर्विस है उसका इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड थ्रू सिविल सर्विसेज वर ऑफर्ड हाई गवर्नमेंट पोस्ट। जो ऑफिशियल सिविल सर्विस के द्वारा अपॉइंट किया जाते थे वो गवर्नमेंट पोस्ट में बहुत ही हाई रैंक रखते थे। Though the Indians were allowed to appear in civil service exam in 1853, but they could not take the advantage of this situation because the examination was organized only in England and medium of instruction was English language। इंडियंस को 1853 में अलाउ कर दिया गया था कि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, बट इंडियन इस एग्ज़ाम का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे क्योंकि ये एग्ज़ाम केवल इंग्लैंड में होता था और इसका जो मीडियम था वो इंग्लिश लैंग्वेज का था। द एज ऑफ अपियरिंग इन दिस एग्जामिनेशन वॉज 23 इन 1853। 1853 में इस एग्ज़ाम में बैठने की जो एज थी वो थी 23 ईयर्स। इट वॉज रिड्यूस टू 21 इन 1860 और 1860 में इसको रिड्यूस करके 21 कर दिया गया, एंड 19 इन 1876 और 1876 में इसको और रिड्यूस करके 19 कर दिया गया। दिस मेड इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर इंडियंस टू अपीयर इन सिविल सर्विसेज। और ये एज का जो एज में कमी की गई, ये इसने इंडियन को और ज़्यादा कठिनाई कर दी, इंडियंस के लिए और ज़्यादा डिफिकल्टीज पैदा कर दी कि वो सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ सके। ओनली द यूरोपियंस हैड द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या था, जो यूरोपियंस थे उन्हीं के पास केवल ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेटर अंडर द प्रेशर एंड कांस्टेंट डिमांड ऑफ इंडियंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन रेज द एज लिमिट टू 24 इन 1906 फॉर सिविल सर्विसेज। इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इंडियंस के डिमांड और प्रेशर में आकर के इस एज को फिर से बढ़ा दिया और 1906 में 24 ईयर्स कर दिया। हाउएवर द इंडियंस हु अवेल्ड
दिस कॉम्पिटिशन व मोस्टली फ्रॉम अपर क्लास और वेल विशर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो इंडियन इसको पाते थे, इस कंपटीशन में बैठ पाते थे, वो या तो गवर्नमेंट के वेल विशर हुआ करते थे या तो बहुत अपर क्लास के होते थे, बहुत ही अमीर होते थे। द ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिया। ब्रिटिश ने इंडिया के खिलाफ एक पॉलिसी बना रखी थी जिसे हम लोग पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, मीन्स भेदभाव की पॉलिसी। द 1883 इल्बर्ट बिल इज एन इंस्टेंट दैट इंडियन द डिफरेंस बिटवीन इंडियंस एंड इंग्लिश जजेज। इसके बाद जो इल्बर्ट बिल आया तो उस बिल से जो इंडियन जज थे और जो इंग्लिश जज थे उनके बीच में डिफरेंस खत्म हो गया। विद दिस ऑर्डिनेंस इन फोर्स एनी इंडियन जज कुड हियर अ केस अगेंस्ट एनी यूरोपियन इन हिज ज्यूरिडिक्शन, बट द बिल हैड टू बी विदड्रॉन इन द फेस ऑफ फेरी ऑपोजिशन बाय द यूरोपियंस। इस एक्ट के अनुसार कोई भी इंडियन यूरोपियन की केस को लड़ सकता था, देख सकता था, उसकी हियरिंग कर सकता था या उसको जज कर सकता था, लेकिन फिर यूरोपियंस के प्रेशर में आके उनका अपोजिशन देख करके इस बिल को वापस ले लिया गया था। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी क्या थी? इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज टू मेक इंडियंस मेंटल स्लेव्स। बिगिनिंग में जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो इंडियंस हैं उनको मेंटली स्लेव बना दो। द ब्रिटिश पॉलिसी was initialized in the beginning of 18th century. The missionaries arrived in India by 1820 and started imparting English education. इसके बाद ये बिगनिंग 18th सेंचुरी की बिगनिंग की बात है। जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी वो इंडिया में इनिशलाइज की गई थी और इंडिया में मिशनरीज आए थे 1820 में जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट कराया था। दे प्रीच्ड Christianity along with providing education to Indians. The 1854 Wood Proposals had suggested to spread English education with the education in Indian languages. जो वुड प्रपोजल था वो क्या था कि इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाया जाए इंडियन लैंग्वेज की एजुकेशन के साथ। There was also a proposal to train the teachers. इसके बाद एक और प्रपोजल आया जिसमें टीचर्स को ट्रेन करने के लिए कहा गया। For the first time on secular basis, proposal was mooted to provide financial grants and scholarship to educational institutions. इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि एजुकेशनल स्कॉलरशिप या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को स्कॉलरशिप और परमिशंस ग्रांट की गई थी। In 1882, Lord Ripon constituted Hunter Commission to implement the proposal of Wood's dispatch. इसके बाद लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया था ताकि वो जो वुड डिस्पैच प्रपोजल था उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। दिस लेड एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन वर गिवन प्रायोरिटी। इसमें क्या किया गया? इसमें प्राइमरी एजुकेशन को, फिजिकल और मेंटल एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई थी। In 1904, University Act was passed to affiliate the university and to appoint professors as per needs of student. इसके बाद 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि आप यूनिवर्सिटी को एफिलिएट करेंगे और प्रोफेसर्स को अपॉइंट करेंगे एज पर स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट के नीड के अनुसार। The 1919 Act entrusted the responsibility of Education Department to Provincial Council under the Sargent Plan. In 1944, education was made free and compulsory for the children between 6 to 14 years. Initially, the British education policy might have not been beneficial to Indians, but it played major role in motivating Indians towards national integrity. 1944 में एजुकेशन सभी के लिए फ्री कर दी गई थी और कंपलसरी कर दी गई थी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए और कंपलसरी एजुकेशन लेना उनके लिए। लेकिन ये जो पॉलिसी थी ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, ये इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं दे पाई, बट इसने इंडियन को नेशनल इंटीग्रिटी के लिए की तरफ बहुत ज़्यादा अपना रोल, मेजर रोल पे किया था कि इंडिया एक नेशनल इंटीग्रिटी की तरह सामने आएगी। British policy towards Indian princes. In 1858, there were 562 states ruled by Indian rulers. 1858 में 562 स्टेट ऐसे थे जो इंडियन रूलर्स द्वारा रूल किए जाते थे। The Queen's proclamation had promised not to extend the British territories in India.
और जो क्वींस ने प्रपोजल दिया था, प्रोक्लेम किया था, उसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि जो ब्रिटिश टेरिटरी है अब इंडिया में नहीं बढ़ाई जाएगी, एंड टू रिस्पेक्ट द राइट्स, डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द इंडियन प्रिंसेस, बट इट प्रूव वर मेयर प्रोक्लेमेशन। और ये भी प्रॉमिस किया गया था कि उनके राइट्स, डिग्निटी और ऑनर्स को भी मेंटेन किया जाएगा, रिस्पेक्ट दी जाएगी। इन 1874 द किंग ऑफ बड़ौदा मल्हारराव गायकवाड़ was dethroned and replaced by his descendant. In 1876 Queen Victoria assumed the title of the Empress of India. 1876 में क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया गया था, and she was the sole authority of Indian affairs. With the emergence of the British government as the paramount authority in India, the power and statues of the Indian princes were further reduced. इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैरामाउंट अथॉरिटी इंडिया के तहत जो पावर और स्टैच्यूज थे इंडियन प्रिंसेस के, उसको ख़त्म कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। नाउ इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट्स। इसके बाद ये अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों प्रकार से स्टेट्स को पालेंगे या स्टेट्स की केयर करेंगे। This gave unlimited power to the British government to intervene in the internal affairs of the Indian states. इसके बाद ये क्या हुआ, इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको एक अनलिमिटेड पावर की तरह उसको ऐसी पावर मिल गई थी कि वो इंटरनल अफेयर्स जो थे इंडियन स्टेट्स के उसमें दखलंदाजी करती थी। द गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन इवन बैंड द फॉरेन ट्रेवल बाय इंडियन प्रिंसेस विदाउट हिज परमिशन। इसके बाद जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे उनको बैन भी किया गया था कि आप फॉरेन ट्रेवल नहीं करोगे इंडियन प्रिंसेस के परमिशन के बिना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फिक्स द नंबर ऑफ ट्रूप दैट इंडियन स्टेट्स कुड मेंटेन एंड ट्रूप्स वर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। इसके बाद इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडियन स्टेट्स को कुछ ट्रूप्स दिए थे कि आपको इतने नंबर ट्रूप्स मेंटेन करके रखना है, और ये सारे ट्रूप्स ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। In 1947, Mountbatten Plan provided choice to Indian princes to live either under India or Pakistan. इसके बाद 1947 में माउंटबैटन ने एक चॉइस प्रोवाइड की थी इंडियन प्रिंसेस को कि आप चाहे इंडिया में रहो या तो पाकिस्तान में रहो। In fact, after 1857, the British had pursued the policy of divide and rule in India. और ये सभी को पता है कि 1857 के बाद जो ब्रिटिश थी वो डिवाइड एंड रूल की तरह काम करती थी, इस पॉलिसी को अपनाए हुए थी। In India, which divided the Indian society into two categories, exploiter and exploited. और इस पॉलिसी के तहत ही इंडिया में दो सोसाइटी बन गई थी, एक एक्सप्लॉइटर के नाम से जानी जाती थी और एक एक्सप्लॉइटेड के नाम से। द रिलीजियस, बाइगॉटरी, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म वर द इक्वेशंस इन द कंट्री। द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया वर कम्प्लीटली प्लंडर्ड। जो इंडिया के रिसोर्सेज थे उसको पूरी तरह से प्लंडर कर लिया गया था। नाउ द नीड वॉज टू रीऑर्गेनाइज एंड रीस्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट इंडिया। अब जो नीड थी, ज़रूरत थी, वो ये थी कि इंडिया को फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाए इकोनॉमिकली और रीऑर्गेनाइज किया जाए इकोनॉमिकली, और फिर इसके बाद जो इंडिया है, जो फ्रीडम है इंडिया की, 15 अगस्त 1947 में पाई गई थी, इंडिया को फ्रीडम मिली थी और यहाँ से इंडिया की प्रोग्रेस भी स्टार्ट हो गई थी। ये चैप्टर आपका इतना ही था बच्चों। इस चैप्टर के बाद आपकी जो भी चैप्टर को आपको बुक को रीड करना है, कंपलसरी है। बुक को रीड करने के बाद आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।